मैंने क्या बोला कि अगर a टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है। अब मान लो हमने कोई फंक्शन लिया, ये एफ एक्स, इसका मान लो इसका नाम एफ एक्स है, ठीक है, ये एफ एक्स है। कोई भी कर्व एफ एक्स का मतलब हो सकता है वो साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, लॉग एक्स हो, कोई भी फंक्शन हो सकता है। और हमको बताया गया कि अगर मान लो आपको एरिया निकालना है ए से लेकर के बी तक, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहलाता है। इसको हम लोग पहले भी बता चुका हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, उच्च सीमा या निम्न सीमा ऐसे करके बोलते हैं। तो ये हमारा होता है, अगर मान लो ए से लेकर के बी तक के बीच का एरिया हमको निकालना है तो बस आप इस फार्मूले को यूज कर लो, यानी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कर दो, आपका पूरा ये वाला पोर्शन का एरिया निकल के आ जाएगा। कौन सा पोर्शन का, ये वाला, ये पूरा एरिया निकल के आ जाएगा, ये वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है तो ये आपको कुछ करना है ही नहीं, बस आपको क्या देखना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। और जो कर्व दिख रहा है तो कर्व के नीचे का पोर्शन और एक्स एक्सिस के ऊपर का पोर्शन का पूरा एरिया आपको ये ऑटोमेटिक निकाल के दे देगा। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि एक मशीन है, इस मशीन में आपको क्या रखना है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट और ये फंक्शन का वैल्यू। तो ये क्या एरिया निकाल के देगा, यहाँ से इस फंक्शन के नीचे का पोर्शन, एक्स एक्सिस के ऊपर का पोर्शन और ये ए और बी के बीच का एरिया आपको निकाल के दे देगा। अब जैसे मान लो अगर कोई कर्व इस तरीके से हुआ तो क्या होगा, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। मान लो हमने दिया ए यहाँ पर है, ठीक, और बी मान लो यहाँ पर है। अब क्या करेगा, मैंने बोला कि इस कर्व के नीचे का एरिया, अब इस केस में कर्व के नीचे का एरिया नहीं, कर्व के ऊपर का पोर्शन ये आएगा, ये वाला एरिया आएगा और प्लस ये वाला एरिया आएगा। बस इस वाले पोर्शन में अगर मान लो इसको हम लोग सी बोलते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करके मान लो अभी बताऊंगा। जैसे अगर मान लो इस फंक्शन को आप लिखते हो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स करके, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम लोग लिखने का हमारा तरीका आप सिखाऊंगा कैसे करते हैं। ए टू सी, पहले हम लोग ए से सी तक का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर सी से बी तक का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्व के ऊपर का पोर्शन का एरिया निकल के आएगा। कर्व के ऊपर का ये कर्व, इस पॉइंट और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया आएगा। मतलब ये लिखने का मतलब ही ये हुआ कि ये वाला जो पोर्शन का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इस कर्व के ऊपर का, एक्स एक्सिस के नीचे का और जो लिमिट दिया हुआ उसके बीच का एरिया आपको निकल के आ जाएगा। ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करके दे देगा। और सी से बी तक अगर आपने लिमिट रखा है तो एफ एक्स के नीचे का, एक्स एक्सिस के ऊपर का और सी से बी के बीच का एरिया हमको निकाल करके दे देगा। तो इसके लिए हमको सबसे आसान चीज़ क्या है, अगर किसी भी कर्व का या किसी भी चीज़ का, मान लो कोई खेत है, कुछ भी है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका आपको फंक्शन का ग्राफ उसको पता, फंक्शन पता है कि किस टाइप का है, इक्वेशन पता है किस टाइप का है, तो उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाल लो और उसके बाद आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी चीज़ का सबसे आसान तरीका है इंटीग्रेशन। तो बड़े बड़े जो जगहों पे या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में अगर मान लो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आगे, तो काफ़ी सारी चीज़ों का इसमें एप्लीकेशन होता है एरिया निकालने के लिए। तो वो हमारा जो मेथड होता है वो फेल हो जाता है जो हम लोग करते थे, क्योंकि आसान हमारे लिए यही रहता है। जैसे सर्कल का एरिया निकालते हैं, सर्कल का एरिया भी हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया हम लोग इसी मेथड से निकाल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का निकाल सकते हो, है ना, किसी भी चीज़ का आप एरिया इस मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो हायर स्टडी में आपका ये बड़ा आसान मेथड हो जाता है, इससे आप इस चीज़ से इंटीग्रेट करोगे और आसानी से निकाल सकते हो। अब अगर मान लो सवाल ये उठता है कि क्या हम सिर्फ इसी टाइप के फंक्शन के लिए इंटीग्रेट करेंगे, नहीं। आप अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो हो सकता है आपका कर्व कुछ ऐसे दिया हुआ, मान लो ये y इज इक्वल टू, ये ऐसे मान लो दिया हुआ, ये मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ, या x इज इक्वल टू एफ वाई दिया हुआ, है ना। अगर मान लो इस टाइप से दिया हुआ है तो मैंने क्या दिया, x इज इक्वल टू एफ वाई दे दिया, मतलब x इज इक्वल टू साइन वाई टाइप का फंक्शन दे दिया। तो अब क्या करेंगे, अब ये हमारा लिमिट कुछ ऐसे हो जाएगा। मान लो अगर ये a है और ये b है, तो मैं क्या करूँगा, a से b यूज़ करूँगा और एफ वाई रखूँगा
लेकिन यहाँ फंक्शन dy हो जाएगा, तब भी हमारा एरिया क्या निकल के आएगा, ये वाले पोर्शन का एरिया निकल के आएगा। दोनों तरीका है, a से b तक फंक्शन के नीचे का और y एक्सिस के ऊपर का हमारा पोर्शन का पूरा एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक चीज आप और नोट करके रखोगे, क्या चीज, कि एरिया हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एरिया शुड नॉट बी इन नेगेटिव। ठीक है, एरिया कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर है? तो चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, सबसे आसान क्वेश्चन देता हूं, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ही दे देता हूं, और साइन एक्स का एरिया निकालना है कहां से कहां तक, बिटवीन 0 से लेकर के 2 पाई तक, 0 से लेकर के 2 पाई तक का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ बना देता हूं, आप अगर ग्राफ जानते हो तो भी ठीक है, नहीं जानते हो तो आपको याद करना पड़ेगा। नहीं जानते हो तो मैं तरीका बताऊंगा, लेकिन आपको याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये हमारा 0 से 2 पाई तक के बीच का हमारा ग्राफ हो गया साइन एक्स का। ये हमारा 0 होता है, ये हमारा पाई होता है, और इसको हम लोग 2 पाई बोलते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको लिखोगे 0 से लेकर के 2 पाई तक, तो हमारा एरिया क्या आएगा, साइन एक्स डी एक्स, हमारा एरिया ये आएगा, ये वाला पोर्शन का एरिया आएगा और ये वाले पोर्शन का एरिया आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा। 2 पार्ट में हम लोग ब्रेक इसलिए करते हैं कि हमको ये फाइंड आउट करना रहता है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कट करता है उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं। तो उस पॉइंट पे ब्रेक करने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज नंबर 3 था, उस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे। और ब्रेक करने का रीजन क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। ये साइन एक्स डी एक्स है, और हमने क्या कर दिया, पाई से लेकर के 2 पाई के टर्म्स में हमने ब्रेक कर दिया इसको। ठीक, अब अगर मान लो पाई से लेकर के 2 पाई के बीच का अगर आप एरिया कैलकुलेट करोगे, पाई से लेकर के 2 पाई के बीच का, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। हमने अभी आपको बताया कि एरिया माइनस में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसके सामने में यहाँ माइनस लगाओगे। वाई एक्सिस का नेगेटिव वाला रीजन है, वाई एक्सिस यानी ये एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो भी पोर्शन आएगा ना वो हमेशा नेगेटिव आएगा, और एक्स एक्सिस के ये ऊपर वाला पोर्शन जितना भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो 0 से पाई के बीच में आप देखो ये साइन एक्स प्लस में है आएगा, और पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में माइनस में आएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो और सबको अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लो, और ब्रेक करने के बाद सभी जगह मॉडुलस लगा दो, अगर आपको ग्राफ नहीं आता है तो। अब ये मैं क्या बोला, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि ये मैंने क्या बोला। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो। एरिया मान लो हमने ए लिख दिया, ए निकाल रहा हूँ, तो ए इज इक्वल टू, अगर मान लो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, और 0 से पाई। फिर ये माइनस आप पहले ही यहाँ से निकाल लो, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ भी साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और पाई से लेकर के 2 पाई तक, यहाँ भी पहले ही माइनस बाहर कर लो, तो कॉस पाई, अपर लिमिट कॉस पाई, लोअर लिमिट कॉस 0, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये आपने रखा लिमिट क्या चीज़, कॉस 2 पाई रखा, कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई लोअर लिमिट। कैलकुलेट करो, कॉस पाई का वैल्यू आपका आ जाएगा -1, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, और प्लस कॉस 2 पाई का वैल्यू होता है 1, और कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, तो ये 1 1 प्लस 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ देखो आप -2 हो जाएगा, -2 के सामने माइनस लगा हुआ है तो +2 हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी +2 है ही, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। अगर मैं बाय द वे यहाँ माइनस नहीं लगाता तो ये +2 आता और ये -2 आता, हमारा एरिया 0 आता। तो मैंने आपको ये ध्यान रखने के लिए बोला कि अगर आपका कर्व कहीं भी नीचे में आ रहा है या कोई भी एरिया नेगेटिव में आ रहा है तो आप क्या कर लो, उसको पॉजिटिव बना लो, या आप सीधे सीधे क्या कर दो, मॉड लगा दो। मॉड लगा दोगे तो जो भी पॉइंट नेगेटिव में आएगा ना वो सब पॉजिटिव बन जाएगा जो भी है, तो उससे आपको पता चल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ये सब ग्राफ अगर नहीं भी पता है तो भी आप
कैलकुलेट कर सकते हो। बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम। ठीक है, तो देखो पैराबोला का पहले हमने क्या कर दिया, ग्राफ बना दिया। पैराबोला कैसे बनता है, अगर ये x की पावर 1 है मतलब x के अबाउट, x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज टाइप का बनेगा ऐसे। ये हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ है। ठीक, लेटेस्ट रेक्टम मतलब क्या हुआ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है मतलब इसके फोकस से पास करेगा। लेटेस्ट रेक्टम जो हमारा होता है वो क्या होता है, फोकस से पास करता है। इसका कोऑर्डिनेट a,0 होता है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेस्ट रेक्टम। द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द फोकस इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ये फोकस हो गया। तो हमने आपको क्या बताया कि एरिया अगर आपको निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 होगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के केस में इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0 0 होगा, और ये हमारा a,0 है, लेटेस्ट रेक्टम है। तो मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका एरिया बताइए। ठीक है, एरिया मतलब कौन सा एरिया आपका निकल के आएगा, अगर मान लो मैं इसको लिखूं तो 0 to a और y का वैल्यू हमारा आ जाएगा √4ax आ जाएगा। हम लोग y का वैल्यू ही तो रखते हैं। तो अगर मैं 0 to a √4ax रखूंगा तो मेरे को क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन एरिया निकल के आएगा, सिर्फ ये वाला। आप बोलोगे सर नीचे वाला अभी तो हमको चाहिए, तो नीचे वाला का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले पोर्शन का एरिया निकाल करके उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितना एरिया ऊपर का आएगा उतना ही नीचे का भी आ जाएगा, क्योंकि ये मिरर इमेज बहुत होता है। मिरर इमेज मतलब मिरर इमेज बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, इससे अच्छा आप ये बोलो कि मतलब मिरर इमेज बोलना, हाँ ठीक है ना, ठीक। एक्स एक्सिस के अबाउट हमारा क्या है, ये मिरर इमेज है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है, तो मतलब जैसा ऊपर ग्राफ है वैसा ही नीचे भी ग्राफ बनेगा। तो जितना एरिया ऊपर का होगा उतना ही एरिया नीचे का भी होगा। तो हमने क्या किया, सिर्फ ये वाला एरिया आपका निकल के आ जाएगा। अगर मैं इतना लिखूं 0 to a √4x लिखूं तो ये ऑटोमेटिक मशीन हमको क्या करेगा, इतना कैलकुलेट करके देगा। लेकिन हमको जो पूछा गया है, ये पूछा जा रहा है कि ये पूरा एरिया आपको निकालना है इस लेटेस्ट रेक्टम से, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से कितना एरिया निकल के या कितना एरिया आएगा। तो मैं क्या करूंगा, जब ये इस मशीन में रखूँ वो इंटीग्रेशन 0 to a √4x रखूंगा तो ये मशीन हमको सिर्फ इतना ही एरिया देता है, ये वाला। तो उतना एरिया देता है तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। √4a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म्स है, ये हो जाएगा 0 to a, √x हो जाएगा। √x का वैल्यू क्या होता है, x की पावर 1/2 dx होता है। इसको कैलकुलेट कर लो। √4a है यहाँ पे, तो √4a में से 2 बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 4a हो जाएगा और √a बच जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो ये हो जाएगा 0 to a। अब ये चला जाएगा ऊपर, तो 2 × 4 यानी 8 हो जाएगा और डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई 3 √a, और वैल्यू आप रख दो। x की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, x की पावर 3/2 का मतलब x √x लिख सकते हो इसको आप। कैसे, x × x की पावर 1/2 कितना होता है, x की पावर 1 + 1/2 यानी 3/2 होता है। मतलब हम जो x की पावर 3/2 लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या चीज, x √x लिख सकता हूँ। तो अपर लिमिट रखोगे तो आपका a √a आ जाएगा, बस सिंपल सा, और 0 रखोगे तो -0 आ जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8/3 और a हो जाएगा, और √a से मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो 8/3 a स्क्वायर यूनिट आएगा, स्क्वायर यूनिट, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल x² + y² = a² बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड।
तो इंटीग्रेशन मेथड से आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो डायग्राम अगर आप बनाओगे तो मान लिया हमारा हो गया सर्कल, एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। ठीक, ये हमारा होता है सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 0। ठीक है, और ये हमारा होता है a,0। सर्कल तो पढ़े हो ना, मैं ही तो पढ़ाया हूँ आप लोगों को। तो ये हो गया -a,0। और अगर इसको लिखोगे तो 0, a होता है, और ये हमारा होता है 0, -a। ठीक, ठीक है। एरिया निकालना है तो आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका, अगर पहले तो आप सबसे पहले यहाँ से y का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो y का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपका आ जाएगा √a² - x² आएगा। ठीक, तो पहला तरीका ये है कि आप क्या करोगे, लिमिट रखोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब -a से लेकर के +a तक। और जब ये लिमिट रखोगे तो आपका ये ऊपर पोर्शन का एरिया आएगा, ये वाला। तो -a to a और √a² - x² dx। लेकिन हमको तो पूरा चाहिए, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। दूसरा तरीका क्या है, ये हमारा मेथड 1 है। मेथड 2 में आप क्या कर सकते हो, सोचो क्या कर सकते हो मेथड 2 में। तो ये अगर आप एरिया निकालना है तो आप इसको कर सकते हो यहाँ से लेकर के, मतलब आप इस रीजन का एरिया निकालोगे, ये वाला, सिर्फ इतना निकालोगे। अब इतना निकालोगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा, आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, यानी कम से कम करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, 0 to a और √a² - x² dx आप करोगे, और इसको 4 से यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरे सर्कल का एरिया निकल के आ जाएगा। तो मतलब समझ रहे हो ये हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इस सर्कल के नीचे के पोर्शन का एरिया, इसके नीचे के पोर्शन का एरिया आ रहा है, और एक्स एक्सिस के ऊपर का, और लिमिट जहां से जहां तक रख रहे हैं उतना एरिया आ रहा है। इस केस में आपका ये आ रहा है। और अगर मान लेते हैं आप वाइट वाले केस के लिए बात करोगे तो ये वाला पूरा रीजन आपका एरिया निकल के आएगा। आप किसी भी रीजन को ले सकते हो, यही वाला वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो, -a to 0 लिख सकते हो, और फिर √y का वैल्यू a² - x² भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये भी सही है, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपने क्या रखा, यहाँ से यहाँ तक रखा, और ये वाले रीजन का एरिया आपका आ जाएगा इतना एरिया आएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मैं क्या करता हूँ, आपको जो आसान लगे। इसमें नुकसान क्या होगा, मेथड 1 वाले में अगर लिमिट आप -a to a रखोगे तो लोअर लिमिट एक्चुअली -a है, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें आसान क्या है कि लोअर लिमिट 0 है, हमारा कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को लेके चल रहा हूँ। कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, कौन बताएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन बताएगा? किसी को नहीं पता। x/2 √a² - x² प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स x डिवाइड बाई a होता है, और लिमिट 0 to a। ये फार्मूला आपको बताया जा चुका है। तो अब लिमिट रखो 0 to a रखोगे तो a² - a² यहाँ हो जाएगा 0, और 0 इंटू इतना 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स a/a, यानी क्या आ जाएगा π/2। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2, तो ये आपका आ जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 0 इंटू समथिंग, ये 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू भी 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा।
मतलब ये हुआ कि इसका जो वैल्यू आ रहा है 4 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर आएगा पाई ए स्क्वायर। और आपको पता है कि किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ रेडियस ए है, तो इसका मतलब हमारा एरिया क्या आया, पाई ए स्क्वायर आया। मतलब हमने जो कैलकुलेट किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कैलकुलेट कर लो आप लोग। इलिप्स का डायग्राम पता है ना कैसे बनाते हैं, अंडा टाइप का कैसे बनाते हैं, अंडा ऐसे, कब, जब a ग्रेटर देन b हो तब। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो a,0 कहलाता है, इस जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है -a,0 होता है। बाकी हमको y कोऑर्डिनेट की जरूरत ही नहीं है, y का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, मीन्स y will be what, y will be equal to b square डिवाइड बाई ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो a अपान ए, b बाई ए बाहर आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो प्लस माइनस, एक्चुअली हम लोग लिखते हैं यहाँ पे तो प्लस ही सिर्फ लेते हैं, प्लस इसलिए लेते हैं कि ये ऊपर वाले पोर्शन का एरिया हमको निकाल रहा है, तो सिर्फ प्लस वाला कैलकुलेट करेंगे, b डिवाइड बाई ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा y का वैल्यू आ गया। अब अगर मान लेते हैं आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये 0 है और ये a, तो हमारा वैल्यू आएगा 0 टू a, b डिवाइड बाई ए को मैंने बाहर निकाल लिया और रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि ये वाला जो एरिया आएगा वो सिर्फ इतने का आएगा, तो 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी को आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, जो आंसर आएगा वही हमारा एरिया होगा। और आई होप आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि पिछला क्वेश्चन सेम पैटर्न में था, सेम फार्मूला था, और बन ही जाना चाहिए। यार पाई ए बी, हाँ पाई ए बी, हाँ पाई ए बी ही आएगा। गुड, क्यों आएगा, क्योंकि हमारा ए और बी का जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होता है। अगर ये इक्वल हो जाएगा तो फिर सर्कल बन जाता है, सर्कल बन जाएगा तो फिर हमारा एरिया पाई आर स्क्वायर या पाई ए स्क्वायर आएगा, तो इसका आंसर पाई ए बी ही आएगा।